हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 37 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। वेदांश मन्नत के चेहरे को गहराई से देख रहा था। आज उसे वही पुरानी मन्नत दिखाई दे रही थी, वही मासूम लड़की जिसने अपने सीने में न जाने कितने दर्द दबा रखे थे। उसे यह अंदाज़ा भी नहीं था कि मन्नत के पेरेंट्स को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह सोच में डूब गया। जब मन्नत को बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था, उसी समय वो भी लंदन चला गया था। कई सालों तक दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं रहा। हालांकि हर साल मन्नत उसके जन्मदिन पर या किसी खास मौके पर उसे गिफ्ट्स भेजा करती थी, लेकिन वेदांश ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह कैसी है, कहाँ है या उसके जीवन में क्या चल रहा है। कारण साफ था, वह मन्नत से नफरत करने लगा था। उसे लगता था कि मन्नत की वजह से ही उसे अपने घर, अपने लोगों से दूर लंदन भेज दिया गया है। और जब वह वापस लौटा तब भी उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने यह जानने की कोशिश तक नहीं की उन दिनों मन्नत पर क्या बीती थी। समय के साथ मन्नत भी बदल गई थी। वह पहले से ज़्यादा बेखौफ, बदतमीज़, लापरवाह और किसी की परवाह न करने वाली बन चुकी थी। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली थी, वेदांश के लिए उसका प्यार। एक ऐसा प्यार जिसे वेदांश ने हमेशा अनदेखा कर दिया था। हर बार हालात कुछ ऐसे बनते कि मन्नत उसके सामने हमेशा गलत साबित हो जाती और हर बार वेदांश की नफरत और गहरी होती गई। यह सोचते ही वेदांश की आंखें ठंडी पड़ गई, जैसे किसी पुराने जख्म की टीस फिर से जाग उठी हो। वही हाल कबीर का भी था। हालांकि वो भी लंदन चला गया था, लेकिन चाहे तो मन्नत की खबर वो ले सकता था। आखिर वह उसकी बहन थी, पर उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया। वहाँ इस वक्त गहरा सन्नाटा पसरा था। इधर दिव्या जी और राजवीर जी हर जगह अलमारी, फोटो फ्रेम, लैपटॉप, मोबाइल और यहाँ तक कि पुराने एल्बम तक एक ही चीज़ खोज रहे थे, अपनी और मन्नत की तस्वीरें। पर हर जगह नाकामी मिली। पूरा 1 घंटा बीत गया, दोनों को ऐसी एक भी तस्वीर नहीं मिली जिसमें वो तीनों साथ में हो। कुछ ही देर में वो दोनों वापस आ गए। सबकी निगाहें अब दिव्या जी और राजवीर जी पर टिक गई। उनके हाथ खाली थे और चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। नजरें झुकी हुई थी, जैसे किसी अनकहे अपराध का बोध उठाए हो। यह देखकर कबीर को सबसे ज्यादा झटका लगा। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और गैलरी खंगालनी शुरू की। पर हैरानी की बात, उसके फ़ोन में भी ऐसी कोई एक भी तस्वीर नहीं थी जिसमें मन्नत, दिव्या जी और राजवीर जी के साथ में हो। कबीर के हाथ कांप गए। उसने सिर उठाकर धीरे से कहा, यह कैसे हो सकता है? वह हैरान भरी नज़रों से अपने मॉम डैड को देख रहा था। उनके खाली हाथ देख मन्नत अचानक जोर जोर से ताली बजाने लगी। वहाँ मौजूद हर कोई चौंक गया। फिर वो धीरे धीरे उठी और सीधे केशव जी के पास जाकर बैठ गई। उसकी आंखें शांत थी, पर आवाज में तीखा व्यंग था। देखिए ना दादू, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये है मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जो हमेशा कहते हैं कि ये दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई तो देखिए, अपनी ही बेटी के बारे में कुछ नहीं जानते और एक तस्वीर तक नहीं है इनके पास जिससे ये साबित हो सके कि ये मेरे सो कॉल्ड माँ बाप है। वहाँ सन्नाटा छा गया। केशव जी की आंखें नम हो गई, लेकिन मन्नत का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उसकी बातों में जहर और दर्द दोनों था। दिव्या जी और राजवीर जी की आंखें झुकी हुई थी। उनके चेहरे पर शर्म और गालानी साफ झलक रही थी। उन्हें पछतावा हो रहा था। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि कब उनकी बेटी उनसे इतनी दूर हो गई, या यूँ कहे कि उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिली। राजवीर जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। विश्वास करना मुश्किल था कि राजवीर जैसा सख्त व्यक्ति की भी आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन मन्नत की हर बात उन्हें खुद में अफसोस करने पर मजबूर कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो मन्नत से प्यार नहीं करते थे, लेकिन बचपन से ही मन्नत जिद्दी और गुस्सैल थी। उन्हें डर था कि ज़्यादा दुलार उसे बिगाड़ देगा, पर अफसोस
मन्नत को तो उनके प्यार और साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वे समझ ही नहीं पाए कि उनके प्यार के लिए तरसती वह बच्ची धीरे धीरे जिद्दी, गुस्सैल और बदतमीज बन गई। अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। हर नज़र मन्नत और उसके माता पिता पर थी। मन्नत ने उन्हें ठंडी निगाहों से देखा, फिर तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या हुआ? आप दोनों कुछ कहना नहीं चाहेंगे? अभी कुछ देर पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, प्यार, ममता, संस्कार। अब क्या हुआ? ऐसे खामोश सर झुकाए क्यों खड़े हैं? उसकी मुस्कान में दर्द की झलक थी। वह आगे बोली, प्यार जिसके लिए मैं हमेशा तरसती रही, वो मुझे आप दोनों से कभी नहीं मिला। उसके हर शब्द में तंज नहीं बल्कि सालों का जमा हुआ दर्द था। आप लोग हर तरीके से फेल हैं। क्यों? मैंने आज तक आप दोनों जैसा माँ बाप नहीं देखा, और भगवान करे कभी किसी बच्चे को देखने को ना मिले। अपनी बेटी का हर एक शब्द दिव्या जी और राजवीर जी की दिल को छलनी कर रहा था। मन्नत जो अब धीरे धीरे टूटने लगी थी, फिर से खुद को संभालते हुए बोली, मैंने कभी आप दोनों से एक भी सवाल नहीं पूछा, लेकिन आज पूछूंगी। मन्नत की आंखें अब पूरी तरह से ठंडी और खाली थी। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द चीर देने वाला था। आप दोनों ने मुझे जन्म क्यों दिया? जब मैं आपकी अनवांटेड चाइल्ड थी, तो फिर क्यों मुझे इस दुनिया में लाए? यह सुनते ही वहाँ हर एक सदस्य अवाक रह गया। दिव्या और राजवीर जी मन्नत को हैरान भरी नज़रों से देख रहे थे। किसी को अपने कानों पर भरोसा तक नहीं हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले वो क्या सुने। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए मनु। दिव्या जी की आवाज़ कांप उठी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप हमारी बच्ची हैं, हमारी जान है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी आवाज़ में उतनी ही बेबसी थी जितनी सच्चाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मन्नत की बात सुनकर दिव्या जी का कलेजा जैसे चिर गया था। उन्हें लगा कोई भीतर तक उन्हें तोड़ रहा है। राजवीर जी की हालत और भी खराब थी, जैसे किसी ने उनके सीने से दिल निकाल लिया हो। कबीर अवाक बैठा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मन्नत ऐसी बातें कैसे कर सकती है। उसकी निगाहें बार बार अपने माता पिता और मन्नत के बीच घूम रही थी। मन्नत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में ठहरी नमी थी, आवाज में टिस। वह लगभग चीखते हुए बोली, अब झूठ मत बोलिए मिसेस शेखावत। उसने ठंडी आवाज के साथ कहा, मुझे सच मालूम है, आप दोनों मेरा जन्म नहीं चाहते थे, लेकिन दादाजी की वजह से मैं इस दुनिया में आई। वहाँ का माहौल एक झटके में सन हो गया था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि मन्नत ने अभी क्या कहा। वेदांश का चेहरा भावशून्य था, पर उसकी आंखों में गहरी हैरानी थी। यह सच अब तक किसी को मालूम नहीं था, लेकिन मन्नत जो कह रही थी वह हकीकत थी। हाँ, यह सच था। राजवीर जी तीसरा बच्चा नहीं चाहते थे। कबीर और कियारा के जन्म के बाद उन्हें लगता था कि उनका परिवार पूरा हो गया है, लेकिन जब दिव्या जी को तीसरी बार गर्भवती होने का पता चला तो राजवीर जी ने बच्चा न रखने का फैसला कर लिया था। उन्होंने चाहा था कि गर्भपात करा दिया जाए, पर उस वक्त केशव जी दृढ़ आवाज में बोले थे, अगर यह बच्ची अपने घर आने से रोक दोगे तो समझो खुद अपनी किस्मत को रोक रहे हो। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि कोई अबॉर्शन नहीं होगा, और उस जिद, उस प्यार की वजह से मन्नत इस दुनिया में आई थी। लेकिन जब पहली बार राजवीर जी ने मन्नत के जन्म के बाद गोद में लिया था तो उन्हें एहसास हुआ कि वह कितने गलत थे। मन्नत का मासूम और प्यार से भरा चेहरा देख उनकी आंखें नम हो गई थी। मन्नत की आंखों से अब आंसू बह निकले। वह फटी निगाहों से अपने माता पिता को देख रही थी। तो सच यही था ना मिसेस शेखावत? उसने धीमे से कहा, मैं कभी आपकी चाही हुई संतान नहीं थी। दिव्या जी बिखर चुकी थी। नहीं मन्नू, ऐसा नहीं था। वह रोते हुए बोली, वक्त की गलती थी, हमारा इरादा नहीं। लेकिन मन्नत ने धीरे से सिर हिला दिया। इरादे ही तो इंसान को परिभाषित करते हैं मिसेस शेखावत। वो आखिरी शब्द बोलते हुए टूट चुकी थी। वहाँ फिर से सन्नाटा डूब गया, जहाँ हर किसी की सांसें जैसे थम सी गई थी। वेदांश की आंखें कोल्ड हो गई थी, वहीं कबीर की आंखें भर आई थी।
वेदांश बस मन्नत को देख रहा था, जैसे उसकी हर टीस उसके दिल में उतर रही हो। मन्नत ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, चलिए छोड़िए, मान लिया कि आप दोनों की कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन पूरी जिंदगी मुझसे प्यार ना करने की क्या मजबूरी थी? आप दोनों के लिए तो हमेशा से कियारा और मिस्टर कबीर ही सब कुछ थे। मैं तो होकर भी आप दोनों के लिए कभी थी ही नहीं। उसकी आवाज़ काँप रही थी, पर हर शब्द तीर की तरह उनके दिल में उतर रहा था। जब मुझे चोट लगती थी तो मैं सोचती, मिस्टर शेखावत मुझे अपने कंधे पर उठाएंगे, मेरे घाव पर फूंक मारेंगे, मेरा दर्द मिटा देंगे। मैं भी चाहती थी कि जब आप ऑफिस से लौटे तो सबसे पहले मुझे अपनी गोद में उठाए, पर हर बार जब आप लौटते मिस्टर शेखावत तो आपकी गोद में कियारा होती थी और मैं फिर उम्मीद कर बैठती कि शायद कल मेरी बारी आएगी, लेकिन हर बार मुझसे पहले या तो कियारा होती या मिस्टर कबीर। वह रुकी, उसकी आंखों में दर्द की नमी चमक उठी। बताइए मिस्टर शेखावत, मैं कहाँ थी आपकी ज़िंदगी में? आपके घर के किसी फंक्शन में, किसी तस्वीर में जिसे आप परिवार कहते हैं, कहाँ थी मैं? राजवीर शेखावत के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुप खड़े थे, जैसे किसी ने उनके भीतर का सारा शब्द चुरा लिया हो। उन्हें याद आया, जब वो ऑफिस से लौटते तो सच में कियारा सबसे पहले दौड़कर आती थी। वह उसे गोद में उठा लेते, हंसते, प्यार करते, पर उन्होंने कभी नहीं देखा कि दरवाजे के पीछे खड़ी मन्नत अपनी नन्ही हथेलियां फैलाए बस एक बार अपने पापा की बाहों का इंतजार करती थी। राजवीर जी को अब एहसास हुआ, वह छोटी छोटी बातें जो उन्हें मामूली लगती थी, मन्नत के दिल में जख्म बनकर रह गई थी। मन्नत ने नजरें मोड़ ली। अब उसकी आवाज़ ठंडी थी, पर उसमें दर्द की तलखी थी। और आप मिसेस शेखावत, आपसे क्या ही कहूँ। दुनिया कहती है माँ भगवान से भी बढ़कर होती है। कहा जाता है कि माँ अपने बच्चे का मन बिना बोले समझ लेती है, पर मेरे केस में तो सब उल्टा था। जितना खूबसूरत माँ शब्द है, उतना ही बदसूरत हमारा रिश्ता है। उसके आंखों से आंसू बह निकले, पर उसके शब्द अभी सधे हुए थे। जब मैं बीमार पड़ती थी तो सोचती थी कि आप मेरे पास आएंगी, मुझे गोद में उठाएंगी, मेरे माथे पर हाथ रखकर कहेंगी, सब ठीक हो जाएगा बेटा, मैं हूँ तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ। लेकिन आपको तो कभी मेरे लिए वक्त ही नहीं मिला, ना फुर्सत, ना चाह। वो हल्के से मुस्कुराई, एक बूझी दर्द में डूबी मुस्कान। याद है मिसेस शेखावत, जब मैं बीमार पड़ती थी, इत्तेफाक कहिए या कुछ और, हर बार कियारा भी बीमार पड़ जाती थी। फिर सारा घर उसके चारों ओर घूमने लगता। दादाजी को छोड़कर बाकी सबकी अटेंशन बस उस पर होती, क्योंकि वह आपकी प्रिंसेस थी। और मैं, उसकी आवाज़ कांप गई। किसी को तो यहाँ तक मालूम भी नहीं होता था कि मैं बीमार हूँ। मुझे आप दोनों की ज़रूरत होती थी। पूरा हॉल सन था। वेदांश की निगाहें मन्नत पर जमी थी। केशव जी की आंखों से आंसू बह निकले। मन्नत ने आवाज में करवाहट लिए कहा, जहाँ जहाँ आप दोनों की जरूरत थी, आप दोनों मेरे लिए वहाँ नहीं थे। याद है मुझे वो दिन, स्कूल में जब मैंने पहली बार टॉप किया था, मुझे अवार्ड मिलने वाला था। आप दोनों को वहाँ आना था। मैं पूरा उत्साह लेकर इंतज़ार कर रही थी कि मेरे मम्मी पापा आएंगे। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, लेकिन मेरे अलावा सभी के पेरेंट्स आ गए थे। आप दोनों कहाँ थे? आप दोनों कियारा के साथ थे, क्योंकि वो भी अपनी क्लास में टॉप थी और आप दोनों उसे चीयर करने गए थे। आप दोनों के बिना ही मुझे अवार्ड मिला, पर मैंने वो ट्रॉफी बाहर रखे डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि अब उस अवार्ड का मेरे लिए कोई मायने नहीं था। आपसे क्या ही शिकायत करूं? यहाँ तक आप दोनों ने तो मुझे मेरे बर्थडे तक पर अकेला छोड़ दिया। तभी बीच में मोहिनी बोल उठी। उसके लहजे में तीखापन था। इसमें भाई साहब और दीदी का क्या दोष है मन्नू? तुम भूल गई हो कि तुमने अपने बर्थडे पर क्या किया था? मन्नत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी निगाहें मोहिनी पर टिक गई, ठंडी, तीखी और स्थिर। मोहिनी थोड़ी सकपका गई, पर जबरन हिम्मत दिखाते हुए बोली, ऐसे घुरने से सच नहीं बदल जाएगा मन्नू।
अपने बर्थडे पर तुमने कियारा को अपने जलन और गुस्से में आकर स्टोर रूम में बंद कर दिया था, यह जानते हुए भी कि उसे बंद जगह पर घुटन होती थी। वह पैनिक करने लगी थी। हम सब उसे ढूंढते रहे, परेशान रहे। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि हमें उसे हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। और अब तुम यहाँ खड़ी होकर अपने बर्थडे का दुख सुना रही हो। वहाँ खामोशी छा गई। मन्नत की आंखों में दर्द के साथ एक ठंडी मुस्कान आई। वह बोली, हाँ, मैंने किया था और मुझे अफसोस है, लेकिन क्या वजह आप जानती हैं मिसेज मोहिनी? मन्नत की नजरें अब धीरे से कियारा की ओर घूम गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि कियारा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह रात याद आई। मन्नत का बर्थडे था। पूरा शेखावत मेंशन जगमगा रहा था। घर सजाया गया था। हर कोना फूलों और लाइटों से भरा था। मन्नत बहुत खुश थी। उसे गिफ्ट्स बहुत पसंद थे और वो सबसे गिफ्ट लेने को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने डैड से। पूरा शेखावत मेंशन आज एक सपनों की महल की तरह सजा हुआ था। दीवारों पर रंग बिरंगे गुब्बारे, झिलमिल लाइट्स और बीच में सुनहरे अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे मन्नू। छोटी सी मन्नत पिंच रंग की फ्रॉक में सजी, माथे पर छोटी बिंदी, बालों में रिबन बांधे, चेहरे पर खुशी, आंखों में चमक लिए थी। वह बार बार गिफ्ट्स की ओर देखती और हल्की मुस्कान दे देती। उसे हर पैक्ड बॉक्स में एक नई उम्मीद दिखती थी। शायद इनमें से कोई गिफ्ट मम्मी पापा का होगा। उसी वक्त कियारा अपने पापा द्वारा दिया गया डॉल हाउस हाथ में लेकर मन्नत के पास आई। कियारा ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, ओह मन्नू, आज तुम्हारा बर्थडे है। देखो तुम्हें कितने सारे गिफ्ट्स मिले। वह ठहर कर बोली, पर क्या किसी ने दिल से गिफ्ट दिया है? मन्नत मुस्कुराई, मासूमियत भरी मुस्कान। सबके गिफ्ट्स दिल से ही होते हैं कियारा। कियारा ठठाकर हंस पड़ी। सच में? अच्छा तो ये देखो। उसने हाथ में लिया डॉल हाउस मन्नत की तरह बढ़ाया। ये डैड ने मेरे लिए लाए थे, लेकिन मॉम ने कहा कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो इसे मैं तुम्हें दे दूं। लो, रख लो इसे। मन्नत की मुस्कान फीकी पड़ गई। यह वही डॉल हाउस था जिसे वो कई दिनों से शोरूम में देखती थी। सोचती थी कि शायद डैड उसके लिए लाएंगे। तभी अमृता बीच में सातिर मुस्कान लिए बोली, कियारा छोड़ो ना, अंकल मन्नत के लिए कोई और गिफ्ट लाए होंगे। आज तो इसका दिन है, आज तो इसे परेशान मत करो। कियारा ने होठ टेढ़े किए, मुझे नहीं लगता। डैड के हाथों में सिर्फ यही गिफ्ट था जो मेरे लिए था। मैं तो बस सच कह रही हूँ। वैसे भी डैड कहते हैं मैं उनकी लकी गर्ल हूँ। और मन्नू, तुम तो बस। वह अधूरी बात छोड़कर मुस्कुराई। मन्नत की आंखों से आंसू छलक आए। वह धीमी आवाज में बोली, अगर तुम्हें इतना लगता है कि सब कुछ तुम्हारा है तो तुम ही रख लो सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कियारा ने ठहाका लगाया, क्यों, जल रही हो मुझसे? अब मन्नत का गुस्सा फूट पड़ा। जल रही हूँ? वो भी तुमसे? तुम हर बार मेरा दिन खराब करती हो कियारा। देखो, मैं आज के दिन बिल्कुल तुमसे उलझना नहीं चाहती हूँ। जाओ अपना गिफ्ट लेकर, मुझे नहीं चाहिए यह डॉल हाउस। कियारा थोड़ा पीछे हटते हुए नाटकीय अंदाज में बोली, तो क्या करोगी तुम कुछ नहीं कर सकती हो मन्नू। वो हंसते हुए डॉल हाउस लहराने लगी। देखो, ये भी मेरा और डैड भी मेरे। बस यही मन्नत का धैर्य टूट गया। वह दौड़ी, कियारा को पकड़कर पास के स्टोर रूम की तरफ खींच लाई। दरवाजा खोला और एक झटके में कियारा को अंदर धकेल दिया। फिर बाहर से कुंडी लगाई। अंदर से तुरंत कियारा की आवाज गूंजी, मन्नू दरवाजा खोलो, देखो मुझे डर लग रहा है। मन्नत वहीं खड़ी थी, गुस्से और आंसुओं के बीच कांपती हुई। उसके होठों से निकला, अब डर कैसा प्रिंसेस, जब सब तुम्हारे हैं तो मुझे कौन पूछता है। वो गुस्से से बोली, तुम्हें सबका अटेंशन चाहिए, सबका प्यार चाहिए, पर किसी को ये नहीं दिखता कि मैं भी इस घर की हूँ। आज मेरा दिन था, लेकिन अब सच में मेरा ही दिन है। रहो तुम इसके अंदर, जब तक मेरा बर्थडे खत्म नहीं हो जाता तुम बाहर नहीं निकल सकती। इधर बाहर हॉल में संगीत चल रहा था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। वहीं दिव्या जी कियारा को ढूंढ रही थी, क्योंकि कियारा मन्नत का गिफ्ट उनके हाथों से यह कहकर लिया था कि वह मन्नत को देना चाह रही है। उन्हें लगा चलो अच्छा है, वो बहन है, उसका हक बनता है देने का। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि कियारा उसके गिफ्ट को लेकर उसे चिढ़ाने वाली थी। धीरे धीरे सारा घर कियारा को ढूंढने लगा।
तभी अमृता और सहानी जल्दी से आकर सबको बता दिए कि मन्नत ने कियारा को स्टोर रूम में बंद कर दिया है। जब स्टोर रूम का दरवाजा खोला गया, कियारा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, चेहरा पीला पड़ गया था। दिव्या जी घबराकर चिल्लाई, राजवीर जी, जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। कियारा, उठो मेरी बच्ची। राजवीर जी ने तुरंत उसे गोद में उठाया और बाहर भागे। पूरा घर अफरा तफरी में भर गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसी कोने में मन्नत जमीन पर बैठी थी, डरी, कांपती और अपनी ही हरकत से सहमी हुई। ललिता जी उसके पास जाकर बोली, मन्नू, क्या किया आपने? मन्नत की आंखें भर आई। मैं बस उसे चुप कराना चाहती थी दादी, वो बार बार मुझे चिढ़ा रही थी। ललिता जी गुस्से से मन्नत पर चीख पड़ी, आपकी बहन है वो, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। मन्नत कांपती हुई उठी, मैंने जानबूझकर नहीं किया दादी। चुप! ललिता जी की आवाज गूंज उठी। गलती चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपने अपनी बहन की जान खतरे में डाल दी। यह खेल नहीं था मन्नू। उनकी आंखों में दर्द था, पर गुस्सा उससे बड़ा था। उन्होंने धीरे से कहा, जाओ, अपने कमरे में जाओ। आज से आप नीचे नहीं आओगी जब तक मैं ना बुलाऊं। किसी से बात नहीं करोगी। मन्नत वहीं खड़ी रही, आंसू गालों पर बहते जा रहे थे। दादी मुझे माफ कर दीजिए। पर ललिता जी ने मुंह फेर लिया। उनके शब्दों से ज्यादा उनकी चुप्पी ने मन्नत को तोड़ दिया। उस रात मेंशन में सन्नाटा था। कियारा हॉस्पिटल में थी, दिव्या जी उसके साथ, राजवीर जी उसके पास। मन्नत अपने कमरे में अकेली बैठी थी। जन्मदिन का केक अब सूख चुका था, मोमबत्तियां बुझ चुकी थी और गिफ्ट्स बिना खोले पड़े थे। वो धीरे धीरे बोली, शायद मैं सच में इस घर की नहीं हूँ। उसके गालों पर आंसू थे, पर उसके होठों पर एक मासूम सवाल अटका था, अगर मैं गलत थी तो कोई मेरे लिए भी क्यों नहीं रुका? सब मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? उसके आंसुओं के साथ उसके बचपन का हर रंग मिटता चला गया। उसके जुबान खामोश थे, लेकिन आंखें गहरी थी कियारा पर। कियारा की तो सांसें ही अटक गई थी, यह सोचकर कि मन्नत कहीं उसके खिलाफ कुछ बोल न दे। मन्नत अपनी सोच की दुनिया से बाहर आई। उसकी आवाज भारी थी, पर उसमें अब कोई कंपन नहीं था। हाँ, मैंने किया था, पर वह मेरी नफरत नहीं थी, वह मेरा दर्द था। एक पल के गुस्से में मैंने जो किया, उसका अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगी। लेकिन क्या कभी किसी ने यह जानने की कोशिश की कि वो गुस्सा कहाँ से आया था? पूरा माहौल खामोश था। राजवीर जी और दिव्या जी अब रो रहे थे, वहीं मोहिनी चुप हो गई। सजा के रूप में आप सब ने मेरा जन्मदिन ही मेरे लिए सजा बना दिया। आप दोनों को सिर्फ और सिर्फ कियारा ही दिखाई देती है, मैं क्यों नहीं? मन्नत की आवाज कांप रही थी। दिव्या जी बड़ी मुश्किल से बोली, ऐसा मत कहिए मन्नू, आप जानती हैं ना, कियारा बहुत ही सेंसिटिव बच्ची थी। उन्हें एक्स्ट्रा प्यार और केयर की जरूरत थी। उस दिन हम डर गए थे, लेकिन हमने कभी आपसे प्यार करना कम नहीं किया था। मन्नत के चेहरे पर एक फीकी कड़वी मुस्कान तैर गई। तो मैंने कब कहा कि आप उसका ख्याल ना रखें या उससे प्यार न करें? सवाल ये है मिसेस शेखावत, मैं कहाँ थी? मैं क्या थी? मैं भी तो बच्ची थी। क्या मुझे जरा से भी प्यार, जरा सा भी परवाह का हक नहीं था? उसकी आवाज़ अब भारी हो चुकी थी। मुझे बदतमीज़, बेशरम, बददिमाग, ना जाने कितने टैग दिए गए। हाँ, मैं वैसे ही बन गई, लेकिन वजह सिर्फ आप दोनों थे। अगर मुझे भी आपकी जरा सी मोहब्बत मिल जाती तो शायद मैं आज ऐसी ना होती। वह रुककर गहरी सांस लेती है और फिर बोली, कियारा को जरा से भी चोट लगती थी तो आप दोनों तुरंत मुझ पर इल्ज़ाम लगा देते। उसे खरोंचा जाए तो मेरी गलती, घर में किसी के साथ कुछ भी गलत हो जाए तब भी मेरी गलती। यहाँ तक कि सहानी को मैंने स्विमिंग पूल में धक्का नहीं दिया था। मैं बार बार कहती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। राठौर परिवार ने तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए ही, पर मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब हुई जब आप लोगों ने भी, मेरे अपने माँ बाप ने मुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया। मेरे अपने पापा, मेरे अपने भाई ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। उसकी आवाज़ भरा गई। वह कुछ पल चुप रही, फिर नूतन जी की ओर बढ़ी। उसकी नज़रें सीधे उनकी आंखों में थी। आपको याद है ना आंटी, वो दिन
जब कहा गया था कि मैंने आपको सीढ़ियों से धक्का दिया, लेकिन वो झूठ था। उस दिन भी किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने खुद को साबित करने की कोशिश की, पर हर बार मेरी सच्चाई को झूठ कहकर दबा दिया गया। नूतन जी की आंखें झुक गई थी। शर्म और अपराध बोध से उनका गला सूख गया। वह उस दिन का चेहरा भूल नहीं पा रही थी जब सबने मन्नत को दोषी ठहरा दिया था, जबकि वो खुद जानती थी कि बात कुछ और थी। वही वेदांश ने अपनी मुठिया भींच रखी थी, निगाहें सर्द हो गई थी। उसने एक ठंडी सांस भरा। उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने कभी मन्नत के दर्द को समझा ही नहीं था। वह अपने ही नज़र में खुद को मन्नत का सबसे बड़ा दोषी मान बैठा था। मन्नत की नज़र अब धीरे से कबीर पर गई, जो अपने ही गिल्ट में नज़रें झुकाया था। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो मन्नत से नज़रें मिलाए। वह बोली, और आप मिस्टर कबीर शेखावत, वह कॉलेज का फैशन शो, मैंने कोई गलत हरकत नहीं की थी। ना कियारा के कपड़ों के साथ कोई छेड़छानी की थी, ना कोई नीचा मजाक किया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन आपने बिना कुछ पूछे, बिना मेरा सच जाने सभी के सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं सच कह रही हूँ या नहीं। वहाँ भी गलत मैं ही थी, है ना? भाई तो हम दोनों के थे आप, लेकिन आपको हमेशा से सिर्फ कियारा ही नजर आई। मैं क्यों नहीं आई? कबीर की आंखों से आंसू लुढ़क गए, जो उसने मुश्किल से जब्त कर रखे थे, लेकिन मन्नत की बातों ने उसे तोड़ दिया था। वहाँ सन्नाटा पसर गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी आंखों में देखने की। वह आगे बोली, हर बार हर जगह सिर्फ मैं ही गलत। अगर कभी मैंने कुछ कहने की कोशिश भी की तो कोई सुनता ही नहीं था, और फिर धीरे धीरे मैं वही बनती चली गई जैसा आप सब मुझे समझते और कहते थे, बदतमीज, बेशरम और जिद्दी। पर क्या कभी आपने ये सोचा मैं ऐसी क्यों बनी? उसकी आंखें अब लाल थी, पर उसमें गुस्से से ज़्यादा दर्द था। कियारा को धक्का अमृता ने दिया, पर बिना सच्चाई जाने मिस्टर शेखावत आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, और फिर सजा के नाम पर मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। मैं आपके पैरों में गिर पड़ी थी, रो रो कर कहा था, मत भेजिए मुझे वहाँ। सबके सामने गिड़गिड़ाया था, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। वह एक पल को थम गई। मेरी उम्र क्या थी तब? सिर्फ 7 साल। सिर्फ 7 साल की थी मैं, एक छोटी सी बच्ची। वह बोलते बोलते रुक गई। उसकी सांसें भारी थी, शब्द अटक गए। आप लोगों ने तो हद ही कर दी। मुझे वहाँ भेजने के बाद एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि मैं वहाँ कैसी हूँ, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। उसके आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर गिर पड़े। पास खड़ी पंखुड़ी की आंखें भी भर आई थी, क्योंकि वह जानती थी बोर्डिंग स्कूल में मन्नत के साथ क्या क्या गुजरा था। देखा था उसने उसे तड़पते और रोते हुए। मन्नत बोली, अक्सर वहाँ बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, मुझे बुली करते। सबको यकीन था कि मेरी खबर लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए स्टूडेंट से लेकर टीचर सभी को खुली छूट मिल गई। मेरे साथ में थी तो सिर्फ पंखु, जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती थी। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बह निकले। मन्नत की आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द में जलता हुआ दर्द था। मैं बहुत दूर भाग जाना चाहती थी, सबसे दूर, बस भाग जाऊं कहीं। लेकिन जाते भी तो कहाँ जाती, वापस वहीं लौटना पड़ता, उसी बोर्डिंग स्कूल में। एक दिन एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं अनाथ हूँ, इसलिए मेरे पेरेंट्स नहीं आते। फिर क्या? मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसका सिर फोड़ वहाँ से भाग गई। जब मैं वापस लौटी तो मेरे टीचर ने मेरी शिकायत प्रिंसिपल से कर दिए, और प्रिंसिपल ने वो शिकायत मिस्टर शेखावत तक पहुँचा दी। हमेशा की तरह मिस्टर शेखावत को लगा कि गलती मेरी ही होगी, मैंने ही कोई बदतमीजी की होंगी। उन्होंने मेरी बात सुने बिना ही मुझे वहाँ छोड़ दिया। कभी मिलने तक नहीं आए, जैसे मैं उनकी बेटी थी ही नहीं। उसका चेहरा अब सख्त हो चुका था, आंसू सूख चुके थे, आंखें पत्थर की तरह जम चुकी थी। जब बोर्डिंग स्कूल में छुट्टियां होती थी, बाकी बच्चे अपने घर चले जाते, मैं वहीं रह जाती। वहाँ सुकून नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि यह अकेलापन सिर्फ मेरा है। और आप दोनों कहते हैं कि आप मेरे माँ बाप हैं। अगर माँ बाप ऐसे होते हैं तो फिर मुझे अनाथ होना पसंद है। मन्नत के आखिरी शब्द दिव्या और राजवीर जी को सदमे में डाल दिया।
अपनी बेटी की आंखों में अपने लिए नफरत देख उन्हें लगा कि वो जिंदा क्यों है। उनका कलेजा कांप गया था। मन्नत ने गहरी सांस ली और बोली, मेरे लिए सिर्फ 2 ही लोग मायने रखते हैं, दादू और पंखू। इन दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना था ना रहेगा। मुझे किसी से अब कोई उम्मीद नहीं है और ना ही कोई रिश्ता चाहिए। उसके लहजे में अब दर्द नहीं था, बस ठंडापन था, जैसे किसी ने उसके भीतर के सारे एहसास जला डाले हो। वेदांत सन्न रह गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने से उसका दिल खींच लिया हो। मन्नत की नज़रों में अब ना प्यार था ना उम्मीद, बस नफरत और दूरी। वो अपने आंसू पोंछती हुई तेज कदमों से वहां से जाने लगी। तभी कबीर उसके सामने आ गया। आंखों में पछतावा लिए बोला, प्लीज़ मनु, हमें माफ़ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने आपको बहुत तकलीफ दी है। प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो। मन्नत ने ठंडे स्वर में कहा। माफ़ कर दूं? किस बात के लिए मिस्टर कबीर? आप मेरे भाई थे, है ना? मैं 5 साल बोर्डिंग स्कूल में रही, उससे पहले भी, बाद में भी ना जाने कितने रक्षाबंधन आए, पर आपको अपनी बहन याद नहीं आई? हाँ, कैसे आती? आपकी प्यारी बच्चा, आपकी बहन कियारा जो थी, आपको राखी बांधने के लिए। तो फिर मेरी क्या ज़रूरत थी? अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि अब मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, किसी से भी नहीं। वहीं दूसरी ओर बेंगलोर, संध्या जी अपने कमरे में जल्दी जल्दी लगेज पैक करी थी। उनके चेहरे पर बेचैनी और चिंता साफ झलक रही थी। पास में खड़े वृद्ध व्यक्ति, जिन्हें वो बाबा कहती थी, वो धीरे से बोले, संध्या बेटा, एक बार फिर सोच लो। तुम उसी मुंबई लौटना चाह रही हो जिससे कभी भागी थी, जिन लोगों से छिप रही थी, जिन सच्चाइयों को दफन किया था। क्या अब सब कुछ फिर से सामना कर पाओगी? संध्या जी ने पैकिंग रोक दी। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में नमी उतर आई थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो मैं क्या करूं बाबा? आयुष का कोई पता नहीं चल रहा है। कई बार फोन किया पर उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ बता रहा है। और वो शख्स जिसने कहा था कि मेरे बेटे को छोड़ देगा, उसने झूठ कहा। आयुष अब तक वापस नहीं आया है। उनकी आवाज़ भरा गई थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। मुझे मुंबई जाना ही होगा। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने डर का सामना करूं। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती हूं बाबा। मलिक के डर से छिपकर मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती हूं। मैं एक बेटा पहले ही खो चुकी हूं, अब दूसरा नहीं खो सकती, वरना मेरे जीने की वजह ही खत्म हो जाएगी। तभी बाबा चिंतित स्वर में बोले, लेकिन संध्या बेटा, वो शख्स कौन था? अचानक हमारे घर में घुस आया, धमकाया और बिना कुछ कहे चला गया। आखिर था वो कौन? संध्या जी ने गहरी सांस ली, कुछ पल खामोश रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मालूम नहीं बाबा। पहले तो मुझे लगा था कि वो मलिक का आदमी है। मुझे लगा कि आखिरकार उसने मुझे ढूंढ ही लिया, लेकिन नहीं, वो मलिक का आदमी नहीं था। उन्होंने अपनी निगाहें जमीन पर झुका ली। चेहरा थकान और डर से भरा था, लेकिन आंखों में अभी भी एक अजीब सी दृढ़ता थी। खैर, अभी मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। मुझे किसी भी कीमत पर आयुष का पता लगाना है और उसके लिए मुझे मुंबई जाना होगा, अपने लोगों के पास, क्योंकि मुझे मेरे अपने ही मेरे बेटे तक पहुंचा सकते हैं। वह यह कहते हुए धीरे धीरे खड़ी हुई, टेबल पर रखे अपने बालों का क्लिप उठाया, बालों को समेटा और सूटकेस का हैंडल पकड़ लिया। दरवाजे तक पहुंचते हुए एक आखिरी बार कमरे की ओर देखा, जैसे किसी पुराने डर को पीछे छोड़ रही हो। फिर बिना पीछे मुड़े संध्या जी अपने फ्लैट से बाहर निकल गई। बाबा सिर्फ दरवाजे तक खड़े रह गए। उनकी आंखों में चिंता थी और प्रार्थना की संध्या को इस बार उसका बेटा मिल जाए। हॉस्पिटल कॉरिडोर, रात का सन्नाटा, चारों ओर हल्की दवाइयों की गंध फैली थी। लाइटें मध्यम थी। राव की आंखें तेज, गहरी और शिकारी बाज जैसी उस दिशा में टिकी थी जहां शिव खड़ा था, ठीक आयुष के वार्ड के सामने। राव धीरे से बुदबुदाया, वेदांश राठौर का बॉडीगार्ड यहाँ इस वक्त? वह कुछ पल तक शिव को परखता रहा, फिर उसके होठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान उभरी। तो इसका मतलब जो भी अंदर एडमिट है वह बहुत खास है मिस्टर वेदांश राठौर के लिए, वरना उसका यह वफादार कुत्ता यूं ही चौकी नहीं दे रहा होता।
राव ने अपने कोट की जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली, उसमें कुछ नोट्स लिखे और फिर बुदबुदाया, मुझे किसी तरह उस वार्ड के अंदर झांकना होगा। लेकिन उससे पहले वह अचानक रुक गया। आंखों में एक नई चमक उभर आई। पहले मुझे शेखावत मेंशन जाना होगा। जैस्मिन ने बताया था आज केशव शेखावत का जन्मदिन है, यानी पूरा शेखावत परिवार और राठौर परिवार एक ही छत के नीचे होंगे। उसकी आंखों में अब चालाकी और साजिश दोनों चमक रही थी। और हाँ, मुझे कियारा शेखावत से भी तो मिलना है, वेदांश राठौर की मंगेतर। वो मेरे खेल की सबसे जरूरी गोटी है। राव के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान खिली। वह मुड़ा, अपनी कोट की कॉलर ठीक की और धीमे कदमों से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। पीछे सिर्फ उसकी सिगरेट का धुआं और सस्पेंस का एक धुंधला साया बाकी रह गया। इधर शेखावत मेंशन ड्राइंग हॉल में सन्नाटा, मन्नत की आवाज जैसे थमी, कमरे में सन्नाटा पसर गया। वो गहरी सांस लेकर जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से तेज तालियों की आवाज गूंज उठी। मन्नत पलटी, सामने कियारा खड़ी थी, चेहरे पर वही तिरछी मुस्कान लिए। कमरे में मौजूद सब, दिव्या जी, राजवीर जी, केशव जी, पंखुड़ी, कबीर और वेदांश एक पल को जम गए थे। कियारा धीरे धीरे चलते हुए मन्नत के पास आई और व्यंग भरे लहजे में बोली, वाह मन्नू, बहुत खूब। आज तुमने अपने दिल की हर बात सबके सामने रख दी। दर्द, तकलीफ, इल्जाम, सब कुछ एक साथ। सच कहूं, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बात तुम भूल गई। मन्नत ने उसे घूरकर देखा। उसकी आंखें सवालों से भरी थी। मन्नत पूछी, क्या कहना चाहती हो तुम कियारा? कियारा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में जहर घुला था। तुमने सब बता दिया कि कैसे सबने तुम्हारे साथ अन्याय किया, कैसे तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, कैसे मॉम डैड ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन तुम ये बताना भूल गए कि तुम खुद कहाँ थी, क्या कर रही थी? मन्नत अपनी गोल आंखें घुमाते हुए अपने होठों से हवा छोड़ते हुए पूछी, पहेलियां मत बुझाओ कियारा, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहती हो? कियारा एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज और भी तीखी हो गई। तुमने कहा कि सबने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन कोई ये क्यों नहीं जानता कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? कमरे का माहौल भारी हो गया। वेदांश की नजर मन्नत पर थी, गहरी, उलझी और बेचैन। दिव्या जी ने तभी धीमे से कहा, कियारा अब बस करो। राजवीर जी भी अपनी नम आवाज में बोले, बस कीजिए कियारा, हम में और कुछ भी सुनने की हिम्मत नहीं है। लेकिन कियारा रुकने वाली नहीं थी। वो हंसते हुए बोली, मॉम डैड, आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मन्नू की कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है ना? मेरी और वेद की सगाई के बाद मन्नू अचानक गायब हो गई और लौटी जब, इतने महीनों बाद, तो हमारी मन्नू पूरी तरह से खुद को बदल लिया था। यहाँ तक इसके आंखों का रंग भी कुछ अजीब नहीं है। उसने मन्नत की आंखों में झांकते हुए कहा, अब यह मत कहना कि तुम साउथ कोरिया गई थी, क्योंकि वह झूठ बहुत पुराना हो गया है मन्नू। सच बताओ, तुम उन महीनों में कहाँ थी? पूरा हॉल जैसे सांसें रोके खड़ा था। मन्नत का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी उंगलियां कांप उठी। कियारा की मुस्कान अब और भी गहरी हो चुकी थी। वह जानती थी कि उसने एक बार फिर उस जख्म पर उंगली रख दी जिसे मन्नत ने अपने दिल में दबा रखा था। कियारा का सवाल कमरे में जैसे गूंज गया हो। हर चेहरा स्तब्ध था, हर निगाह बस मन्नत पर ठहर गई थी। कमरे की हवा तक भारी लगने लगी थी। अब माहौल बदल गया। दिव्या जी और राजवीर जी को ख्याल आया, मन्नत की आंखों का रंग बदल गया था। तब उन्हें लगा था कि वो लेंस लगाती है, लेकिन कियारा ने अभी जैसे पूछा था उसका मतलब कुछ और ही था। वहीं कबीर और पंखुड़ी भी अजीब नजरों से मन्नत को देख रहे थे। पंखुड़ी के मन में भी हजारों सवाल थे, लेकिन उसने कभी कुछ पूछा नहीं था। तभी कबीर गुस्से से कियारा से बोला, कुछ भी बकवास मत कीजिए कियारा। अपने भाई के मुंह से अपने लिए बच्चा ना सुन, अपना नाम सुनकर कियारा को गुस्सा आ रहा था। उसकी मुठ्ठियां कस गई थी। वह नफरत से मन्नत को देखते हुए मन में बोली, मैंने तो बस अंधेरे में तीर छोड़ा है मन्नू, ताकि जो तुम इतने महीने अपनी लाइफ का मजा उठाई हो, उसका सच बाहर आते ही वेद फिर से तुमसे नफरत करने लगेंगे। और वेद ही क्यों, पूरा परिवार भी तुमसे नफरत करेगा। अभी अपनी इमोशनल बातों से सभी को अपने साइड करना चाह रही हो, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि तुम क्या बहाना देती हो। तभी केशव जी बीच में बोले,
बस कीजिए, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप में जरा भी शर्म बाकी नहीं रही। आपको पता भी है कि आप किससे सवाल कर रही हैं? यह कोई तमाशा नहीं है कियारा। तभी तपाक से कियारा भी बोली, इसमें शर्म कैसी दादू? मैंने तो सिंपल सा सवाल किया है। मैं वही पूछ रही हूँ जो सबको पूछना चाहिए। शायद आप सब जानना नहीं चाहते। क्यों दादू, आप भी नहीं जानना चाहते कि आपकी लाडली पोती इतने महीने तक कहाँ थी? कहाँ गायब हो गई थी हम सबकी मन्नू? क्यों भाई, आप भी नहीं जानना चाहेंगे? अब सबकी निगाहें एक बार फिर मन्नत पर थी। हर आंख में सवाल था, हर चेहरे पर झिझक और जिज्ञासा का मिश्रण था। मन्नत के गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों में नमी और दहशत दोनों थे। कियारा ने एक आखिरी वार किया, हम सबको इल्जाम देने वाली मन्नू, कभी खुद को आईने में देखकर पूछो, आखिर तुम इतने महीने तक किस सच के साए में जी रही थी? कियारा के शब्द कमरे में गूंज रहे थे। हर चेहरा सुन्न था, हर सांस भारी। वेदांश जो कब से कियारा का बकवास सुन रहा था, अब उसे बर्दाश्त से बाहर थी। वो खामोश था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मन्नत कमजोर पड़े। लेकिन अब कियारा ने वो सवाल किया था जिसका जवाब वो खुद नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पल बाद जब उसने अपनी आंखें खोला तो वह डार्क लाल थी। वेदांश गुस्से से भरे कदमों से आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज ने माहौल को चीर दिया। वो जाकर ठीक कियारा के सामने खड़ा हो गया। वेदांश की आंखों में गुस्सा नहीं, आग थी। उसका चेहरा लाल नहीं, अब काला पड़ चुका था। उसके रगों में खून खौल रहा था। उसकी सांसें तेज और भारी थी। वो बेहद सर्द आवाज में बोला, अपनी हद में रहो मिस कियारा, वरना अगर मैंने अपनी हदें तोड़ दी तो कसम से यहाँ खड़ा कोई भी इंसान तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। कियारा के चेहरे से रंग उड़ गया। उसकी आंखों में एक पल को डर झलक गया। वह 2 कदम पीछे हटी पर बोली कुछ नहीं। वेदांश ने मन्नत की तरफ मुड़कर थोड़ा नरम लहजे में कहा, चलिए जान, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। बहुत हो गया यहाँ तमाशा। उसने मन्नत का हाथ थामा, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ मन्नत वहीं जमी खड़ी थी। उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था। उसकी आंखें कहीं दूर ठहर चुकी थी। चेहरे पर शून्यता थी, जैसे उसके अंदर सब खामोश हो गया हो। वेदांश ने उसकी ओर देखा। आज पहली बार उसे मन्नत से डर लग रहा था, डर उस सन्नाटे से जो उसके भीतर था। वेदांश धीरे से फिर बोला, चलिए जान, अब सब खत्म हो गया है। मन्नत ने एक गहरी सांस ली। धीमे से उसकी नजरें वेदांश की आंखों में उतरी और उसके शब्दों ने सबको ठिठका दिया। डरिए मत मिस्टर राठौर, अब मैं नहीं टूटने वाली हूँ। जितना टूटना था मैं टूट चुकी हूँ, जितना रोना था रो चुकी हूँ। अब ना मेरे दिल में टूटने के लिए एक दिल बचा है और ना आंखों में आंसू। वह एक कदम आगे बढ़ी। अब उसकी आवाज में एक ठंडी दृढ़ता थी। लेकिन कियारा ने जो सवाल किया है उसका जवाब सबको जानने का हक है। सबसे पहले आपको। मैं खुद यह सच बताना चाहती थी पर आप हर बार मुझे रोक लेते। मैं डर रही थी पर अब नहीं। आप सबको पता चलना चाहिए कि मैं इतने महीने तक कहाँ थी। उसकी निगाहें धीरे से वेदांत से हटकर केशव जी पर जा टिकी। उनकी आंखों में हल्की नमी उतर आती है। मन्नत धीरे धीरे उनके पास जाती है, वहां जाकर रुकती है और कांपती आवाज में बोली, दादू, मुझे पता है आप भी यह सवाल करने वाले थे कि आखिर में इतने महीने कहाँ थी। आपको सच जानने का पूरा हक है, लेकिन मैं डरती थी। इसलिए नहीं कि मैंने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि कहीं मेरा सच आपको तोड़ ना दे। मैं आपको टूटा हुआ नहीं देख सकती हूँ दादू, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन अब वक्त आ गया है मेरा सच जानने का। यह सुनते वेदांश अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। उसकी मुठिया भींच गई थी। उसका चेहरा गंभीर और सख्त हो गया था। क्या होगा कहानी में आगे? क्या मन्नत के सच जानने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी? क्या उसका सच बदल देगा हर रिश्ते का मायने? क्या होगा जब संध्या जी पहुंचेगी मुंबई? होगा उनका सामना उनका पहला बेटा वेदांश राठौर से। कहानी आगे और भी मज़ेदार होगी। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।